नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चीन और पाकिस्तान भारत ही नहीं दुनिया को परेशान करने में लगे हैं। यही वजह है कि एक तरफ ताइवान ने जहां चीन को चेतावनी देते हुए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, वहीं भारत ने एक ऐसा योद्धा समंदर में उतार दिया है जो चीन की चालबाजियों को समंदर में ही दफन कर देगा। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करने की साजिश रची है। ये दोनों देश नेपाल से भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक चीन जहां नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान नेपाल में आतंकी अड्डे बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है। देखिए चीन और पाकिस्तान के मिशन नेपाल की इनसाइड स्टोरी। भारत के दो दुश्मनों का खूनी अफसाना। अब नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पर निशाना। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, भारत का बढ़ता कद, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत की आत्मनिर्भरता से चीन खौफ खाने लगा है। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि हिंदुस्तान उसके विस्तारवाद पर विराम लगा सकता है। हिंदुस्तान उन देशों का साथ दे सकता है जो उसकी दादागिरी से परेशान है। लिहाजा चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर नेपाल के रास्ते भारत को घेरने का प्लान बनाया है। चीन और पाकिस्तान ने नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की साजिश रची। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नेपाल में चीन और पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियों को अचानक से तेज कर दिया है। नेपाल में चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत विरोधी गतिविधियों में जुट गई हैं। यही नहीं, ये दोनों देश भारत और नेपाल की 1770 किलोमीटर की सीमा पर तनाव पैदा करना चाहते हैं। साथ ही नेपाल में आतंकी अड्डे बनाकर भारत को चोट पहुंचाने की एक साजिश भी है। नेपाल में मानचित्र विवाद, फिर भारत विरोधी प्रदर्शनों की आग, चीन की फंडिंग, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का नेपाल प्रवास। तो अब चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नेपाल को मोहरा बनाने की साजिश रची। गौर करने वाला पहलू यह है कि ये पूरी साजिश बीजिंग में तैयार की गई और इस पर अमल करने के लिए चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां काम पर लग गई। चीन की MSS और पाकिस्तान की ISI ने काठमांडू में भारत के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू कर दी। बात करें चीन की, तो उसने नेपाल में वन विलेज वन फ्रेंड अभियान शुरू किया है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इस अभियान के जरिए चीन और नेपाल की दोस्ती का बखान करने, चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने और नेपाल के लोगों को चीन का पक्ष लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। नेपाल के हर गांव से एक व्यक्ति को चुना जा रहा है जो नेपाल चीन मैत्री समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। यही नहीं, इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हाल ही में चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर दक्षिण कमान का युद्धाभ्यास चल रहा है और मरुस्थल में रणबांकुरों का ये जोश आप देख सकते हैं। श्रीकांत सहयोगी जैसलमेर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, क्या तस्वीरें और क्या जानकारी वहां से? अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी कमान का जो है अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो हो रहा है गुजरात की कच्छ के रण से लेकर अब राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांके हो रहा है। गुजरात की कच्छ के रण से लेकर अब राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांके अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। भारतीय सेना इन दिनों पश्चिमी मोर्चे
पहली बार जो है वो मानव समय जैसा बदल रहा है, उसी तरह युद्ध की जो बदलती रणनीतियां हैं उनको लेकर भी भारतीय जवान जो है वो अपडेट हो रहे हैं, पूरी सेना को अपडेट किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में जो है वो भारतीय सेना ने एक और नया प्रयोग भी किया है, जहाँ परंपरागत युद्ध शैली जो प्राचीन शैली है उसके साथ साथ आधुनिक शैली दोनों का जो समावेश है वो करती हुई जो है भारतीय सेना नजर आ रही है। युद्धाभ्यास की जो प्रणाली है उसे और विकसित किया जा रहा है। पहली बार जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है वो समावेश किया गया है। 21 कोर और 12 कोर का जो है ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें कई जो है वो लड़ाकू विमान एयरफोर्स के भी भाग ले रहे हैं। रुद्रा की बात करें, ध्रुव की करें या जगुआर की, तो ये सब जो है इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। और दक्षिणी कमान के चल रहे इस वृद्ध एक्सरसाइज में जो है, अभिषेक मैं आपको बता दूं, दक्षिण शक्ति नामक ये युद्धाभ्यास जो चल रहा है इसमें थल, नभ व जल सेना का जो है वो संयुक्त युद्धाभ्यास है। यहाँ पर सेना प्रमुख जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो भी यहाँ एक्सरसाइज का अवलोकन कर रहे हैं। सदन कमान जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन भी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ देर से एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पर जो है एक ड्रोन जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं उस ड्रोन को कुछ ही देर में जो है वो फायर किया जाएगा, उसे उड़ाया जाएगा। इस तरह की जो है वो चीजें बताई जा रही है। पहले भी कई ऐसे धमाके जो है वो हैं, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमला करने और उन हमलों से बचने के लिए भारत की सेनाएं तैयार है। और अब जो है जल, नभ और थल तीनों सेनाएं मिलकर जो युद्धाभ्यास करे, उसके बाद एक जो है एक नया विकास होगा, एक नई तरीके से जो टीम बन रही है तीनों के संयुक्त तत्वाधान में जो है वो भारत और मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे कई हथियार जो है जिनका इस युद्धाभ्यास में प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है, रुद्रा है, ध्रुव है, जगुआर है, वो कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और यहाँ उनका जो है वृद्ध स्तर पर जो है वो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि समय के साथ युद्ध की तकनीक बदली है, रणनीतियां बदली है, तो अब जो है वो भारत के जवान भी स्वयं को उन तकनीकी जो तकनीकी रूप से अपडेट करते नजर आ रहे हैं। तकनीक की बात करें तो तकनीक जो हो लगातार अपडेट हुई है। साथ ही साथ आधुनिक युद्ध प्रणाली के साथ साथ परंपरागत युद्ध शैली है उसे भी रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो परंपरागत युद्ध से भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारत के लिए फायदेमंद रहेगी। युद्ध अभ्यास जो कि ये पिछले सितंबर माह से चल रहा था, कल जो है वो इसका समापन होना है, जिसको लेकर आज ये सारे जो है वो अभ्यास किए गए हैं। यहाँ अलग अलग टारगेट्स बनाए गए थे। ड्रोन के साथ जो है मानव रहित जो है वो किस तरह युद्ध किया जा सकता है उसका भी एक प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो है मानव सहित जो उपकरण है उनका भी उपयोग किया गया है। टैंक्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कई जो है यहाँ पर टैंक्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए सामने एक टैंक है जो कि T-72 टैंक जो है, T-72 टैंक जो है रशियन टैंक है, इसका भी जो है वो उपयोग इस युद्ध अभ्यास में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस रेगिस्तान के रण में रणबंकों किस तरह जो है वो दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने, उनके ठिकानों को एक जड़ से मिटा देने के कई जो है वो प्रयास किए और उस युद्धाभ्यास को जो है तैयारियां की गई है। और किस तरह जो है वो जवान यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये साफ देखने को जो है वो तस्वीरों में मिल रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तो इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना जो है वो किस तरीके से अपना युद्ध कौशल दिखा रही है, युद्धाभ्यास कर रही है। साथ ही श्रीकांत, अगर इन तस्वीरों को देखें, जो तस्वीरें जैसलमेर से निकल करके सामने आ रही हैं, तो ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया के लिए भी है कि भारत की सेना को चाहे वो थल हो, जल हो या नभ हो, किसी कीमत पे कम ना आके कोई। अभिषेक जी श्रीकांत। अभिषेक, ये T-90 टैंक जो मैं अभी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं भारत को मजबूत देता है और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को ललकार रहा है कि किस तरह भारत जो है वो अब तैयार है किसी भी नापाक हरकत को नष्ट नाबूद करने के लिए। सेना के जवान, थल सेना हो, नभ सेना हो या फिर जल सेना, तीनों की जो ये एक्सरसाइजेस चल रही है उसको लेकर अब ये तो साफ हो चुका है कि भारत से टकरने से पहले अब इन तस्वीरों को देखकर दुश्मन जरूर कांपा होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, और ये तस्वीरें जो हैं यही संदेश दे भी रही हैं और संदेश दूर तक जाए और पड़ोस में भी जाए, इसको लेकर के ही शायद जैसलमेर को भी चुना गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर का जो क्षेत्र है जिसे कि खुफिया तरीके से युद्धाभ्यास किया जाता है, क्योंकि जगह जो है किस तरह उस बॉर्डर के नजदीक किया जाता है ताकि जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो वहाँ की विषम स्थितियां हैं, उनसे सैनिक जो है वो किस तरह जो है लड़कर और दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर सके, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक सके, अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। इसलिए ऐसे स्थानों को चुना जाता है। सेना ने ऐसा एक स्थान चुना है, यहाँ से लगभग जो है
वो 80 से 100 किलोमीटर पर जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो जरूर यहाँ की गूंजें वहां तक जा रही है और यहाँ की भारत माता की जो जयकारे यहाँ के सैनिकों ने लगाए हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनकी धरती भी जरूर कांपी है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तो संदेश जो है वो हर नापाक हरकत करने वाले के लिए है कि देख ले पहले इन तस्वीरों को, उसके बाद भारत के साथ आंख मिलाने की जरूरत कोई करे। साथ ही श्रीकांत, जानना ये भी चाहेंगे कि ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है कितने वक्त के लिए है? ये युद्धाभ्यास जो है वो सितंबर से शुरू हुआ था, जो कि अब समापन की ओर है। कल इसका समापन है, जिसको लेकर पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। कल भी जो है ऐसे ही जो है वो युद्धाभ्यास किए जाएंगे, जिसको लेकर अलग अलग जो है वो वेपन्स का भी उपयोग करते हुए यहाँ दिखेंगे। यहाँ कई ऐसे वेपन्स भी देखने को मिले हैं जो कि लगातार जो है पहले यूज होते थे, अब उनका जो है अपडेट वर्जन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक। तो यानी कि भारतीय सेना समय के हिसाब से खुद को अपडेट भी कर रही है। जी अभिषेक, बिल्कुल। तो जी बोलिए। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय सेना है वो पूर्ण रूप से अपडेट है। यहाँ की जो ये एक्सरसाइज थी ये करीब 40 मिनट तक चली और इस 40 मिनट ने पूरी जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी सीमाएं हैं, उन्हें गुंजा कर रख दिया, उन्हें धुजा कर रख दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये देश के जवान है ये पूर्ण रूप से मुस्तैद है, पूर्ण रूप से तैयार है, ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। और जो अपडेट तकनीक है, अत्याधुनिक जो है वो हथियारों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है ये सारा जो है वो युद्धाभ्यास किए गए, किस तरह की विषम परिस्थितियां हैं यहाँ पर। इन सर्दी के दिनों में भी 40 से अधिक का टेम्परेचर है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तापमान कोई मायने नहीं रखता है इन जवानों के लिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, कितना भी ऊपर क्यों ना हो, इन जवानों के लिए वो तापमान तो कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इनका जोश ही इनके खुद का तापमान है और ये उसमें दुश्मनों को गलाते हैं। लेकिन श्रीकांत, एक और चीज आपने बताया कि कल जो है वो इस युद्धाभ्यास का समापन है, तो कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं और समापन समारोह में क्या सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे? इसके अलावा और कौन कौन हस्ती हैं जो वहां पहुंचेंगे? सेना प्रमुख की जो है वो बात कही जा रही है, वो तो यहाँ रहेंगे, आज भी यहाँ मौजूद रहे। वहीं जो है वो राजनाथ सिंह का भी जो है वो यहाँ आने का जो है वो कार्यक्रम बताया जा रहा था, जिसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। कल जो है वो इसका समापन है, इस युद्धाभ्यास का समापन है और यहाँ पर जो है कल एयर स्ट्राइक की तरह जो है वो ऐसे कुछ जो है अभ्यास और किए जाएंगे, जो कि तस्वीर और देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये रोमांचक युद्धाभ्यास हर किसी को जो है वो गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं। और हर भारत का नागरिक आज इन जवानों पर गर्व करेगा, जब ये तस्वीरें देखेगा तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, इन तस्वीरों को देख करके ही हर भारतवासी जो है वो सुकून तो महसूस करता ही है, साथ ही गर्व महसूस करता है कि हमारे जवान इस तरीके से खुद को अपडेट कर रहे हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। श्रीकांत, तो इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे, कौन से अभ्यास हो रहे हैं, उसके बारे में जरा बता दें कि इस वक्त क्या वहां पे चल रहा है। अभिषेक, यहाँ पर T-72, T-90 टैंक्स का जो है वो युद्धाभ्यास किया गया है। कुछ ही पल पहले जो है ये युद्धाभ्यास यहाँ से समाप्त हो चुका है और जो है कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स द्वारा कई जो है वो डेरों को उठा लिया गया, जो है यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से जो है वो किस तरह से मानव रहित रेकी की गई है वो भी देखने को मिला है। और भी बहुत कुछ ऐसा जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा है और भारत ने ऐसा दक्षिणी कमान का ये जो सदन कमान का जो युद्धाभ्यास था ये कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाला था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से यहां पे युद्धाभ्यास चल रहा था और इसका समापन जो है वो कल होना है। और इन तस्वीरों को देख करके हर भारतवासी फख्र महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा कि हमारे जवान किन विषम परिस्थितियों में हमारे लिए खड़े होते हैं और वो जब सीमाओं पर इस तरीके से अपना कौशल दिखाते हैं तो दुश्मन की नींद उड़ती है और हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर से सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि थल, नभ और जल तीनों ही सेनाओं ने एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण कमान का ये युद्धाभ्यास जो सितंबर से शुरू हुआ था, आज का अभ्यास जो है वो खत्म हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और उसके बाद
कल इस युद्धाभ्यास का समापन होगा और इसमें पहली बार मानव रहित व मानवयुक्त दोनों तरीके से अभ्यास किए गए कि अगर मानव रहित युद्ध लड़ना हो तो हम किस तरीके से युद्ध करेंगे। जो लोग बाग आए उनसे चर्चा हुई है और उनको ये कहा गया है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनके साथ हम एक एक पंचायत समिति वार एक और कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। वो तमाम लोग 3 दिन के अंदर, कल परसों परले रोज़ 3 दिन में कभी भी जाएंगे, अपने अपने ज़िले में अपने अपने पंचायत समिति विधानसभा वार जाकर के मीटिंग लेंगे। वहाँ के लोकल लीडर्स, विधायक, एक्स एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, उनसे सबसे और संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे। चर्चा करके और कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस तरीके से, कहाँ आरक्षण के हिसाब से कहाँ कौन लोग मजबूत हैं, किस तरीके से उनको टिकटें देनी हैं, ये सारी चीज़ें ये तय करके और फिर आएंगे और उसके बाद में चर्चा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट वितरण किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को भी हमने बुलाया था। 2 प्रभारी मंत्री आए हैं, 2 बीडी कल्ला जी शायद स्विच ऑफ था, किसी वजह से वो आ नहीं पाए या अस्वस्थ 2-3 दिन से चल रहे थे तो पता नहीं। बाकी लालचंद कटारिया जी अपनी कोई रिश्तेदारी में आज जाना, उनका कोई गोद भराई का कार्यक्रम था, आवश्यक था, बाकी सब लोग आए। लेकिन उनको प्रभारी मंत्रियों को बुलाने का उद्देश्य एक ही था कि ये प्रभारी मंत्री कई दिनों से जिलों में जा रहे हैं, तो उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो संगठन को प्रदान करेंगे, देंगे, जिससे हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो जाना, मीटिंग लेना और टिकट वितरण का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ही करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग इन पंचायत राज चुनाव में भी करेंगे। कि टुकड़ों में पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उससे कई तरह की दिक्कतें जरूर लोगों को हो रही हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था कोर्ट और कोरोना और सबके कारण से हुई है, लेकिन अब ये अंतिम चरण पंचायत राज चुनाव का है। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस रही है, अच्छे काम हुए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, अच्छी योजनाएं हैं। जनता ने हमें उपचुनाव हों, चाहे पहले के नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायत राज चुनाव हों, अच्छा आशीर्वाद दिया है। और जनता में जो किसानों के मुद्दे को लेकर के, 3 काले कानूनों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, 25 सांसदों की जो यहाँ पर जिस प्रकार का विकास नहीं कराने का जो उनके खिलाफ एंटीकमेंसी है, उन सब के कारण से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायत राज चुनाव में चुनाव जीतेगी। सर, दिल्ली दौरा रहा, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, किस तरह का मंथन रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा रहा। आदरणीय सोनिया गांधी जी से, हमारे अजय माकन जी हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे, वेणुगोपाल जी से, सुरजेवाला जी से और तमाम कई नेताओं से हमारी चर्चा हुई और अच्छे चर्चा हुई। संगठन और सरकार को लेकर के कैसे बेहतर समन्वय के साथ में हम संगठन को भी मजबूत करें और सरकार की योजनाओं का लाभ गांव ढाणी तक लोगों को पहुंचे, और 2023 में हम कैसे पुनः सत्ता में आएँ और 2024 में कैसे मोदी जी को सत्ता से बाहर करें। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। आला कमान ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देशों के मुताबिक हम सब मिलकर के जो सरकारी योजनाएं हैं उसको हम, उनका लाभ कैसे गांव के लोगों तक मिले और पंचायत राज और कैसे मजबूत हो, नगर निकाय कैसे मजबूत हो, योजनाएं जो अच्छी हमारे बजट में दी गई हैं सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का जो बिल माफ़ करने की बात हो, या सड़क, बिजली, पानी, उन तमाम को कैसे हम धरातल पे उतारें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिले। प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं उसमें कैसे जनता के दुख तकलीफ में हम
कार्यकर्ता साथ में खड़ा रहे और खड़ा रह करके उसमें काम कराए, उसके जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आला कमान राजस्थान की सरकार को लेकर के, संगठन को लेकर के बहुत अच्छे विचार रखते हैं और जो सब मिलकर के जो ये मंत्री परिषद का, मंत्री मंडल का जो पुनर्गठन किया गया है, उसमें जिस वर्गों को साधने का काम किया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उससे भी एक अच्छा मैसेज गया है पूरे प्रदेश में। ये बात मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को और आला कमान को बताई है। उनका एक ही संदेश है कि एकजुट रह करके हम लोग जनता के साथ में खड़े रहें और मोदी सरकार की विफलताएं और जो उन्होंने वादे किए थे वादों पे खरे नहीं उतरे, उनको जनता को बताना और जागृत करने की आवश्यकता है। जल्दी ही महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली को लेकर के भी हम 1-2 दिन में टाइम तय करके एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और लोगों को जिम्मेदारी देंगे। और जब भी आला कमान का संदेश होगा कि इतने तारीख को यहाँ पर महंगाई के खिलाफ रैली होगी, राजस्थान से भारी संख्या में लोग, क्योंकि मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीति से सब लोग परेशान हैं, तो भारी संख्या में लोग वहाँ पर उस रैली में पहुँचेंगे और मोदी जी को महंगाई के मुद्दे पे एक्सपोज करेंगे और मजबूर करेंगे कि वो महंगाई कम करें। टिकटों के उसमें बांटने में पैरामीटर क्या रहेंगे? क्या पैरामीटर दी जाएगी या केवल पदाधिकारी तय करेंगे सारा कुछ? नहीं, देखिए, राय तो सबकी ली जाती है, चाहे विधायक हो, एक्स एमएलए हो, जिला प्रमुख हो, पहले का प्रधान हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, जिला कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, हमारे जो प्रभारी महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी के हमारे मेंबर, एआईसीसी के मेंबर, तमाम जो कांग्रेस में जो सक्रिय लोग हैं, पदों के ऊपर बैठे हैं या पहले थे लेकिन आज नहीं है, उन सबको साथ लेकर के उनकी सबकी राय से जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो लॉयल है, जो जनता के बीच में खड़ा रहता है, जो जनता की पसंद है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट देंगे। एक मेंबरशिप का आपका कैंपेन था और उसमें दिल्ली में ये बात तय हुई थी कि मौजूदा जमाने के हिसाब से इसकी कुछ शर्तें हैं मेंबरशिप की, उनमें कुछ संशोधन की बात आ रही थी, उस पर कुछ हुआ क्या? वो जो हमारा संविधान है उसमें किसी तरह का आज की तारीख में कोई संशोधन नहीं है और जो संविधान में जो दी गई है उसी के मुताबिक हमारी मेंबरशिप आज की तारीख में चल रही है और यथावत वैसे ही चलेगी। संगठन विस्तार को लेकर जिलाध्यक्षों को निश्चित रूप से देखिए, जिला अध्यक्षों को लेकर के काफ़ी मंथन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन 2 लिस्टों के अंदर हम 2 फेज में आला कमान का मन है यहाँ करने का। हमने हमारी तरफ से जो भी नाम सुझाने थे, जो हमारे पास में आए या नेताओं के द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया, उसको सबको आला कमान के सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आला कमान इस पे विचार करके फर्स्ट फेज के जो नाम हैं वो जल्दी जारी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मतलब जल्दी का मतलब है तो इसी महीने में भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, कोई वो बात नहीं है, लेकिन जल्दी होंगे। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणियां भी हैं। देखिए, जो जिले घोषित हो जाएंगे उनकी कार्यकारिणी पे हम तुरंत काम करेंगे और उनको केवल 1 महीने का टास्क देंगे कि भाई आज 1 महीने में आप 30 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी बनाइए और जो बाकी के शेष जिले हैं उसके ऊपर भी जो ही ये फर्स्ट फेज हो जाएगा, नेक्स्ट डे से हम उस पर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ भी हमें सहमति बनानी है या जहाँ जहाँ भी हमें और कोई चर्चा किसी से करनी है, उन सब से हम लोग चर्चा करके जल्दी करेंगे और मीडिया, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन और इसका विस्तार, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अब आप देखेंगे कि 1-2 दिन से कुछ न कुछ हम जो करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, पीसीसी में मंत्रियों के दरबार की बात आपने कही है, कब से प्रक्रिया शुरू? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी मानना है कि